राजस्थान वीडियो की क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की खाद्य फसल प्लस वाणिज्यिक फसल और उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, प्लस जायद की फसल क्या होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। इसके मैंने आपको 2 पार्ट बनाए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे प्रथम पार्ट और सेकंड पार्ट को जाकर नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है, क्योंकि यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो ये दोनों पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स वही क्रम से बनाए जाते हैं तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो दोनों पार्टों को जाकर के देख सकते हो। और जो विद्यार्थी वाणिज्यिक फसलों के बारे में देखना चाहता है तो वो इस वीडियो को बिल्कुल देख सकता है और उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों आपसे इतना मेरा निवेदन है, देखिए मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूं और मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पे आते हो, वीडियो को देखते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन हमारा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो वाणिज्यिक फसल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे होहोवा जोजोवा। देखिए जो फसल है ना इसके 3 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम है। तो प्रथम नाम क्या है? प्रथम नाम तो है होहोवा। ये जो नाम है ये हिंदी भाषा का नाम है। कौन सी भाषा का नाम है? हिंदी भाषा का नाम है। और जो जोजोवा है वो अंग्रेजी भाषा का नाम है, ठीक है ना। और इसका जो तीसरा नाम है ना वो है वानस्पतिक नाम, जिसका नाम है साइमंडेसिया चाइनेसिम। साइमंडेसिया चाइनेसिम, समझ में आ गया। अगर बात करें कौन सी मूल का पौधा है तो ये रेगिस्तानी मूल का पौधा है भाई साहब। इसकी मूल मतलब इसकी जो बुवाई सर्वाधिक कहाँ की जाती है? रेगिस्तान में की जाती है। अब रेगिस्तान की बात आती है तो कौन कौन से क्षेत्र में होगी? मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना के रेगिस्तानों में इसकी सर्वाधिक बुवाई की जाती है, ठीक है ना। आगे इसकी बात करते हैं बीजों की। तो इसके जो बीज है ना लगभग 40 से 55% हमको क्या देते हैं? तेल हमको 40 से 55% देते हैं। तो इसके बीजों से हमको कितना तेल प्रोवाइड होता है? 40 से 55% इसके बीजों से तेल मिलता है। इसके तेल की कुछ खासियत जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए तेल बड़ी बड़ी मशीनों में लुब्रिकेशन के काम आता है। किसके काम आता है? लुब्रिकेशन के काम आता है। जिस तरह से एक ऑयल काम आता है ना, एक ग्रीस काम आता है अपनी बड़ी बड़ी मशीनों में, इसी तरह से ये काम आता है मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के काम आता है, ठीक है। और क्या गुणवत्ता है इसकी तेल की? देखिए इसकी जो तेल की गुणवत्ता है वो व्हेल मछली के तेल के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के तेल के समान है। तो इसके तेल की गुणवत्ता है व्हेल मछली के तेल के समान। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस पौधे के तेल की गुणवत्ता व्हेल मछली के पौधे के समान होती है? सॉरी, व्हेल मछली के तेल के समान होती है। और इसके अन्य उपयोग कौन कौन से होते हैं? अन्य उपयोग देखिए, एक तो प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है और चिपकाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसके तेल का उपयोग। अब चिपकाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके तेल की क्वालिटी होती है भाई, इसका जो तेल होता है वो चिपचिपा प्रकृति का होता है। किसी प्रकृति का होता है? चिपचिपा प्रकृति का होता है। तो इसलिए इसका तेल सर्वाधिक जो है चिपकाने में भी प्रयोग किया जाता है और साथ में प्रसाधन में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पौधा है ना ये होहोवा जोजोवा की जो कृषि है, इसकी कृषि के 2 फार्म है अपने राजस्थान में। कितने फार्म है? 2 फार्म होते हैं अपने राजस्थान में। कौन कौन से हैं समझिए और कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो है फतेहपुर में जो सीकर में पड़ता है, एक है आपका दंड में जो कि जयपुर में पड़ता है। फतेहपुर में जो पड़ता है वो लगभग 70 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो फार्म बना हुआ है और यहाँ पर लगभग 5.45 हेक्टेयर भूमि पर यह फार्म बना हुआ है, ठीक है ना। आगे हम एकलिंगी, देखो आगे इसमें लिखा हुआ है एकलिंगी पादप है। कैसा पादप है? एकलिंगी पादप है। ये तो आपका वनस्पतिक विज्ञान का क्वेश्चन हो गया, तो इसको तो आप याद कर लेना, चाहो करो तो करो या फिर मत करो, लेकिन साइंस लगती नहीं है तो बेकार है करना, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए कर सकते हो। उम्र की बात करें तो 40 से लेकर के 200 साल इस पौधे की उम्र होती है। मतलब कम से कम तो 40 वर्ष होगी और अधिक से अधिक इसकी साल 200 साल इसकी हो सकती है। क्या इसकी उम्र 200 साल हो सकती है, ठीक है। भारत में इजराइल के सहयोग से एजोरबा पद्धति के द्वारा झुंझुनू में लाया गया। भारत में कब लाया गया? झुंझुनू में लाया गया। किस पद्धति के द्वारा? एजोरबा पद्धति के द्वारा। एजोरबा पद्धति एक तरह से सरकारी पद्धति होती है, इसमें ज्यादा डीपली मत जाना, क्योंकि जिस तरह से खनन विभाग जो होता है खनिज लेके आता है ना, खनन विभाग क्या लेके आता है? खनिज लेके आता है विदेशों से, तो उनकी एक पद्धति होती है खनिजों को लाने की, ठीक है ना। इस तरह से जो वनस्पतिक विभाग है वो इसको लेके आता है और इजराइल से लेके आया था एजोरबा पद्धति के माध्यम से झुंझुनू में इसको सबसे पहले लाया गया। अगला जो अपना फसल आती है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के मामले में देखिए कोलेस्ट्रॉल रहित तेल। तो इसमें कैसा तेल मिलता है? कोलेस्ट्रॉल रहित तेल मिलता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें तो 12, झालावाड़ और कोटा में सर्वाधिक बुवा जो है इसकी बुवाई होती है। अनुसंधान की बात करें, अनुसंधान इसका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इसका जो है अनुसंधान है। अगली जो फसल है वह है अपनी ईसबगोल। देखिए ईसबगोल जो है उसको घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक औषधीय फसल है। कौन सी फसल है? औषधीय फसल है। और इसका जो अनुसंधान है वो मंडोर जोधपुर में है, कारखाना अबू रोड सिरोही में है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर, नागौर, जालौर में इसकी जो है बुवाई सर्वाधिक होती है। आगे की जो फसल है वो है अपनी तिल। तिल एक खरीफ की फसल है। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण जलवायु प्लस आर्द्र जलवायु होनी चाहिए।
आपको मैंने जलवायु वाला भौगोलिक दृष्टि से जो विभाजन है वो आपको करवाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। जो विद्यार्थी, वैसे मेरे को लगता नहीं जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये जलवायु वाला टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो समझ रहे होंगे उष्ण जलवायु क्या होती है, आर्द्र जलवायु क्या होती है। और नहीं आया तब समझिए, उष्ण का मतलब होता है गर्मी और आर्द्र का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा जैसे एक बरसात का सा मौसम होना चाहिए, ठीक है ना। मिट्टी कैसी होनी चाहिए भाई तिल के लिए, तो इसका पीएच मान होना चाहिए 2 से 8, 2 से 8 के बीच में इसका पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, तब जाके इसकी बुवाई होती है। और साथ में इसकी जो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जीवांश युक्त और हल्की बुलाई। तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, हल्की बुलाई और जीवांश युक्त। ताप इसका 25 डिग्री से 35 डिग्री। और राजस्थान में सर्वाधिक तिल जो होते हैं पाली और नागौर में सर्वाधिक तिल बोए जाते हैं। अगली जो फसल है अपनी वह है अलसी। और अलसी के लिए कैसी जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए और ये रबी के मौसम की फसल होती है। मिट्टी इसके लिए दोमट होनी चाहिए। राजस्थान में बारां, कोटा और नागौर तीनों क्षेत्रों में इसकी बुवाई की जाती है, ठीक है, तीनों क्षेत्रों में इसकी बुवाई की जाती है। लेकिन सर्वाधिक फसल जो है नागौर में इसकी बुवाई की जाती है, याद रखना इस चीज को, सर्वाधिक बुवाई इसकी नागौर में की जाती है। राजस्थान के अंतर्गत इसकी सर्वाधिक बुवाई कहाँ की जाती है, नागौर में, ठीक है। अगली फसल आती है अपनी चाय। देखिए चाय का विकास जो है चीन क्षेत्र ने किया था। चीन का एक क्षेत्र जिसका नाम है जगजियांग और ये यांगटीसी घाटी का क्षेत्र है और इसने सबसे पहले विकास किया था चाय का। इसमें 2 प्रकार के अम्ल देखने को मिलते हैं, थिन और टेनिस। प्रजाति इसकी 2 हैं, 2 के कई प्रजाति हैं, लेकिन ब्लैक टी और ग्रीन टी राजस्थान तथा भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है, इनका प्रचलन बहुत ज्यादा है, ग्रीन टी तथा ब्लैक टी का। और वैसे इसकी गट्टा चाय है, इसको बोलते हैं घटिया किस्म की प्रजाति। तीसरी है आपकी उल्गू चाय। उल्गू चाय जो है काली तथा हरी चाय को मिलाकर के बनाई जाती है, जो ताइवान वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक फेमस होती है। अगली है परागवेटी, ये रोपित कृषि फार्म में आती है। रोपित कृषि का मतलब होता है जिस प्रकार से हम चावल की रोपण करते हैं इसी प्रकार से इसकी खेती का रोपण किया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है, भारत में सर्वाधिक असम, पश्चिम बंगाल तथा केरल में इसको सर्वाधिक उगाया जाता है। निर्यात कहाँ किया जाता है, भारत इसका निर्यात सबसे पहले बताऊं तो आपको ब्रिटेन को करता है और ब्रिटेन को लगभग 60% निर्यात करता है। और किस क्षेत्र से करता है, ये कोलकाता बंदरगाह से करता है। तो कोलकाता बंदरगाह से एकमात्र ऐसा बंदरगाह जिससे चाय का सर्वाधिक निर्यात होता है वह है आपका कोलकाता बंदरगाह, जिससे 60% चाय का निर्यात होता है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। अगली जो फसल आती है अपनी वो है कैवा या कॉफी। और कैवा या कॉफी का अर्थ होता है शराब। क्या अर्थ होता है, शराब। इसमें एक रासायनिक पदार्थ देखने को मिलता है जिसका नाम है कैफीन। क्या है, कैफीन। और विश्व में सर्वाधिक ब्राजील में इसको उगाया जाता है। एक ब्राजील देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। किसका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील। इसमें इसको सर्वाधिक उगाया जाता है, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी, भारत में इसको बाबा बुदन की पहाड़ियों से कर्नाटक से शुरू किया गया था। सबसे पहले कहां से, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो कि कहां पर है, कर्नाटक में, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। इथोपिया का मूल पौधा है और ये अफ्रीकन कहलाता है क्योंकि अफ्रीका देश का मूल पौधा है, ठीक है ना, इसलिए इसको अफ्रीकन कहा जाता है। इसकी किस्म कौन कौन सी है, इसकी 2 किस्म महत्वपूर्ण है, एक तो अरेबिका, एक है रोबस्टा लिबेरिका। तो बात करें भारत में, तो भारत में जो है रोबस्टा लिबेरिका है सबसे अधिक प्रचलन में है, ठीक है। यमन की मोचा कहवा चाय, यमन की मोचा कहवा जो टी है यानी कि ब्लैक टी या जिसको हम बोल सकते हैं मोचा कहवा, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है और ये विश्व प्रसिद्ध है। तो यमन की मोचा कहवा जो कॉफी है सबसे अधिक विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन अगर एशिया के क्षेत्र में बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कृषि फार्म, किसकी, कहवा की सबसे बड़ी कृषि फार्म जो है वो आपको सूरतगढ़ बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, सूरतगढ़ बीकानेर राजस्थान में सबसे बड़ा इसका कृषि फार्म देखने को मिलेगा कहवा या कॉफी का, वो भी आपको राजस्थान में, भारत में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। अगली आती है आपकी जीरा। देखो जीरा जो है रबी की बहुत नाजुक फसल है और इसमें 2-3 प्रकार के रोग लगते हैं जिनका नाम छाछिया, झुलसा, उकटा इसको रोग बोलते हैं। इसी तरह से लटवट सी होती है ना, उसमें काले काले से कीड़े पड़ जाते हैं। अगर जीरे को अच्छी तरह से गौर से देखोगे तो मिलेंगे, उसको बोलते हैं उकटा वाला रोग, ठीक है ना। झुलसा का मतलब होता है जो अधिक जो है पक जाती है फसल तो उसको झुलसी हुई फसल कहते हैं, एक तरह से इसके नाम से पता चल रहा है आपको। आगे इसका पॉइंट देखते हैं, जीरे की नई किस्म है जिसका नाम है RS1 या फिर SC43, RS1 या फिर SC43 इसकी नई किस्म है। राजस्थान में इसके उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर तथा जालोर क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में इसके उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा दी है आपको वार्षिक फसल और वार्षिक फसल, ये तो मैंने आपको 4-5 वार्षिक फसल ये पढ़ा दी है और साथ में मैंने आपको जब रबी की फसल और खरीफ की फसल करवाई थी तो उनमें मैंने बता दिया था कौन कौन सी जो है फसल वार्षिक फसल है और कौन कौन सी नहीं है। तो कुछ फसलें वहां से वार्षिक कलेक्ट हो जाएंगी, कुछ यहाँ से। तो इस प्रकार से आपकी वार्षिक फसलों का चैप्टर हो गया है पूरा। और थोड़ा सा अगर हम और देखें तो वार्षिक फसलों के मामले में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है,
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें तो एक होता है इंडिया मिक्स। इंडिया मिक्स क्या होता है? गेहूं प्लस मक्का प्लस सोयाबीन की अगर खेती की जाती है तो वो होती है इंडिया मिक्स, ठीक है। एक होता है बेजड़। बेजड़ क्या होता है? गेहूं जौ चना की अगर मिक्सर रोटी बनाई जाए तो उसको बोलते हैं बेजड़ रोटी। समझ में आ गया? अब देखिए प्रथम विज्ञान कृषि केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकर जो है राजस्थान में पड़ता है, आपको पता ही है। तो ये प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया था। प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में बनाया गया था जो कि राजस्थान में पड़ता है। एग्रो फूड पार्क कोटा बोरनाड़ा एक तहसील है जोधपुर की, उसमें अलवर और गंगानगर में बनाया गया था एग्रो फूड पार्क। तीसरी हरित क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो तीसरी हरित क्रांति का संबंध, वैसे अब तक की हरित क्रांति हुई है, जो हरित क्रांति हुई है उनका संबंध अब तक कृषि से रहा है, लेकिन ये तीसरी हरित क्रांति जो हरित क्रांति इसका जो संबंध है वो मत्स्य पालन से रहा है। कहीं आप भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए इसको लिख दिया है, ठीक है ना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पतंगनगर उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? पतंगनगर उत्तराखंड में की गई थी। भारतीय कृषि का इतिहास नामक का ये पुस्तक थी, ये एम.एस. रंधावा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एम.एस. रंधावा। तो एक पुस्तक थी कृषि के क्षेत्र में जिसका नाम था भारतीय कृषि का इतिहास। ये पुस्तक के लेखक थे एम.एस. रंधावा, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं कुछ कृषि की मंडियां हैं भाई, मंडी को याद कर लेना भाई, ये तो रटने का मामला है, इसको रट लेना। वैसे यदि आप इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक खुद बना लेना भाई, ठीक है ना। ट्रिक बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना तो सब जानते हैं ट्रिक कैसे बनाई जाती है, ठीक है। देखो एक होती है जीरा। जीरा की मंडी मेड़ता सिटी में है। मेड़ता सिटी पड़ती है भाई नागौर में। कहाँ पड़ती है? नागौर में, याद रख लेना। तो जीरा की मंडी कहाँ पर है? नागौर में। मैंने आपको बताया था जो नागौर जो है यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र जो है जीरे का बोया जाता है नागौर में, याद रखना, ठीक है ना। तो जीरे की मंडी कहाँ पर है? नागौर मेड़ता सिटी में, एक जोधपुर में भी है, ठीक है। बात करें प्याज, तो प्याज की मंडी आपको पड़ेगी अलवर में। अमरूद की है सवाई माधोपुर में। फूल की पुष्कर अजमेर में। लहसुन की छिपा बाड़ौद में। मिर्ची की टोंक में। किन्नू की गंगानगर। ईसबगोल की बीनमाल जालौर में। मूंगफली की बीकानेर में। दलहन की मदनगंज किशनगढ़ में। और धनिया की रामगंज में। टमाटर जयपुर में। टेंडा जयपुर। संतरा झालावाड़। मेहंदी सोजत, सोजत जो है पाली में पड़ता है, याद रखना। और अश्वगंधा की झालावाड़ में, ठीक है ना। ये सारे के सारे कृषि मंडियां, इनको याद कर लेना, ट्रिक बना लेना। ट्रिक ऐसी बड़ी बात नहीं, अगर बना सको तो, नहीं याद करो तो 2-3 बार इसको रिवाइज करना, ऑटोमेटिक याद होगी। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बस ट्रिक बनाना चाहो तो बना लेना। जिस तरह से हम बात करें 2-3 ट्रिक जैसे आपके सामने बना के देखें तो देखो अमरूद की बात करें तो 1.25 किलो अमरूद किसके फेमस है? सवाई माधोपुर के। तो ये तो बन गई वही 1.25 किलो अमरूद की, क्या? सवाई माधोपुर की हो गई अमरूद, ठीक है ना। बात कर रहे हैं देखिए फूल, या कि पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मेला है। किसका मेला लगता है? ब्रह्मा जी का मेला लगता है पुष्कर में। और ब्रह्मा जी का वहां पर मंदिर है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर पर वैसे बहुत कम मंदिर होते हैं, तो यदि हम वहां जाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? वहां पर फूल चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे। ये कहाँ पर? पुष्कर में, अजमेर में। तो इस तरह से आप याद कर लेना। फूल की मंडी कहाँ पर हो गई? पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। लहसुन छिपा बड़ौद। छिपा बड़ौद का मतलब समझिए लहसुन का छिलका बड़ा टेढ़ा होता है, क्योंकि वो छिलने में परेशानी मतलब परेशानी आती है उसको, इसलिए लहसुन का छिलका से हो जाएगा छिपा, बड़ा से हो जाएगा बाड़ौद। यानी कि लहसुन का छिलका बड़ा टेढ़ा होता है, यानी कि छिपा बड़ा से हो जाएगा छिपा बाड़ौद। लहसुन की मंडी कहाँ पर होगी? छिपा बाड़ौद। इस तरह से याद बना लेना, ठीक है, खुद ही बना लेना। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की प्रथम जैविक जो जिला है वो आपका डूंगरपुर में आता है, राजस्थान में के अंतर्गत आता है डूंगरपुर भी जिला। अगर बात करते हैं राजस्थान का प्रथम जैविक गांव जो है जयसमंद घाटी, उदयपुर में आता है। कहाँ पर आता है? उदयपुर में आता है, जयसमंद घाटी का, ठीक है ना। वाणिज्य कृषि में हमसे एक कृषि छूट गई थी जिसका नाम था जूट और पटसन। ये वाली कृषि हमसे छूट गई थी, तो ये हम करवा देते हैं। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी आप कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इसको मैं करवा देता हूँ। देखिए पहली मिल इसकी स्थापित की गई थी रिसरा में। ये आपके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है रिसरा। ये 1854 में भारत में स्थापित की गई थी। जब भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था 1947 में, तो 2 क्षेत्र थे पश्चिम बंगाल के। एक तो होता है पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना। जो पूर्वी क्षेत्र होता है पश्चिम बंगाल का, इसको तो बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। एक होता है पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, इसको बोलते हैं भारत का पश्चिमी बंगाल। क्या बोलते हैं? भारत का पश्चिमी बंगाल। तो जो बंगाल वाला क्षेत्र था उसके 2 हिस्से थे। एक तो था पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा जिसको पूर्वी पश्चिम बंगाल बोलते हैं, एक था पश्चिमी वाला क्षेत्र जिसको भारत का पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तो इसी क्षेत्र में रह गई थी जो जूट और पटसन की जो मिल थी, वो इसी क्षेत्र में रह गई थी, ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद। तो इसकी वजह से जो हमारा भारत था जूट और पटसन की मिलों की वजह से किल्लत झेल रहा था जूट और पटसन की। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है,
धीरे धीरे ये अपने आप पर आत्मनिर्भर हो गया है, धीरे धीरे अपने आप पर क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया है वर्तमान में, क्योंकि इसने अपनी अपनी मिलें जो है स्थापित कर ली हैं। तो कहाँ कहाँ की हैं इसने, वर्तमान में इसकी जो जूट के उत्पादक क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल, असम और बिहार को बना दिया गया है। इसमें अच्छी तरह से इसकी उत्पादकता हो रही है। आपको बात करें एक 20वें दशक की बात थी, लगभग 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी की बात थी लगभग 1900 के बाद वाली बात। तो उस समय कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक का उद्योग था, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक का उद्योग बहुत खतरनाक स्तर पर चल रहा था। और जो जूट और पटसन से जो है हमको प्राकृतिक रेशा मिलता है, कैसा रेशा मिलता है, प्राकृतिक रेशा मिलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक की वजह से ये जो उद्योग था जूट और पटसन वाला, ये ह्रास की स्थिति पे आ गया था। कैसी स्थिति पे आ गया था, ह्रास वाली स्थिति पे आ गया था। लेकिन वर्तमान में ये अच्छा खासा चल रहा है, वर्तमान में अच्छा खासा चल रहा है। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक रेशे का उपयोग पर्यावरणीय अनुकूलता से के कारण तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है प्राकृतिक रेशे का उपयोग, क्योंकि कृत्रिम रेशे के कारण क्या होता है, पर्यावरण दृष्टि से कृत्रिम रेशे के बहुत सारे हमको दुष्परिणाम झेलने को मिल रहे थे। इसलिए जो जूट और पटसन वाला जो प्राकृतिक रेशा है इसका उपयोग अच्छी तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको जूट और पटसन वाली खेती भी करा दी है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना कृषि आधारित उद्योग, यानी कि राजस्थान या भारत में जो कृषि हमने करवाई थी, वाणिज्यिक कृषि, खाद्य कृषि, उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। ऐसे उद्योग जो कृषि के द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और रेशमी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं ऐसे जो कृषि के द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। बात करें कपड़ा की दृष्टि से, तो कपड़ा उद्योग का भारत या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बेजोड़ स्थान है। किसका, कपड़ा उद्योग का। ये तो होगा, ये तो हर देश की अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा के बिना तो कुछ नहीं है। बात करें विभिन्न कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, देखिए पहला आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सबसे प्राचीन उद्योग है अपना कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है और परंपरागत उद्योग है, क्योंकि इसको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है, इसलिए इसको परंपरागत उद्योग कहा जाता है। पहले हाथों से इसको उपयोग किया जाता था, अभी जो है मिल स्थापित हो गई है, इसलिए इसको परंपरागत उद्योग कहा जाता है। यह कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, याद रखना, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। सर्वप्रथम जो मिल है इसकी कहाँ पर स्थापित की गई थी, मुंबई में स्थापित की गई थी। कब, 1854 में, जो अभी सुचारू रूप से चल रही है। क्या हो रही है, चल रही है। सूती वस्त्र उद्योग की औद्योगिक उत्पादन में 14% तथा सकल घरेलू उत्पादन में 4% योगदान है। किसका, सूती वस्त्र उद्योग का। बात करें औद्योगिक उत्पादन में तो है 14%, और जीडीपी के अगर मामले में देखें तो 14% इसका योगदान होता है। अब जीडीपी क्या होती है, देखिए भाई मैंने आपको बता दिया। देखिए जो विद्यार्थी जीडीपी को भी नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम टॉपिक तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने बीच बीच में सारा कुछ मैट्रिक क्लियर करा दिया। मैं बताया ना आपको 100% देने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। जीडीपी क्या है समझिए। जीडीपी किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मुद्रित या बाजार मूल्य को कहते हैं। समझे क्या है जो जीडीपी, सपोज कीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी वस्तुओं को एक फैक्ट्री के अंदर तैयार कर दिया। हम नॉर्मल स्तर पर समझ रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री के स्तर पर तैयार कर दिया है। अब इस फैक्ट्री का उद्देश्य क्या है, ये देखेगी कि जो इसका उत्पादन जो हुआ है, फैक्ट्री का ये जो उत्पादन हुआ है, इस उत्पादन में ये देखेगी कि जो बाहर की जो जनता है, जो हमारे ग्राहक हैं, वो कितने रुपए तक इस उत्पादन को खरीद सकते हैं। तो वो इसकी एक निर्धारित मूल्य कर देंगे, जैसे कि 5 रुपए का ये है, 10 रुपए का ये है, 20 रुपए का ये है, तो इसी मूल्य पर इसको मतलब बेचा जाएगा, ठीक है, ग्राहकों के लिए यानी कि कस्टमर्स के लिए। तो इस ये जो मूल्य होता है ना, इसको बोलते हैं जीडीपी, यानी कि कितनी महंगाई है, कितना सस्ता है, क्या है। तो इस जीडीपी से एक चीज और बताता हूँ, जब जीडीपी महंगाई और सस्ताई के बारे में पता चलता है क्या क्या दृष्टि, तो इसकी मतलब ये आर्थिक अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। किसकी, आर्थिक अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, किसी देश की, किसी राज्य की। समझ में आ गया ना, तो इसको बोलते हैं जीडीपी। अब समझिए दक्षिण का जो मानचेस्टर है वो क्या है, मानचेस्टर किसे कहते हैं, मानचेस्टर कहते हैं जो कंपनियां सूती वस्त्र का काम करती हैं उनको मैनचेस्टर कहा जाता है। समझ में आ गया। तो दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, एक लंकाशायर नाम की इंग्लैंड की एक कंपनी लंकाशायर, उसको सूती वस्त्र उद्योग के मामले में सबसे बड़ी मील है उसकी, तो वो जो है दक्षिण का मैनचेस्टर कहलाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्व फेमस मील है। समझ में आ गया। एक लंकाशायर मील है जो कि इंग्लैंड की है, और सूती वस्त्र उद्योग के मामले में दक्षिण का मैनचेस्टर कहलाती है, क्योंकि ये विश्व फेमस मील है या विश्व फेमस कंपनी है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना।
आगे जो है अपनी वह सूती वस्त्र उद्योग की कंपनियां तथा मिल कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से मैं आपको अलग अलग उद्योग, अलग अलग कंपनियां और अलग अलग मिल्स पढ़ाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बस आपसे इतना निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।